Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। यह लगातार देखा गया है कि बीपीएससी के कैंडिडेट इसको नहीं पढ़ते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। वो राजा के बारे में तो अच्छी तरीका से जानकारी हासिल कर लेते हैं, पर जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है। इसलिए हम प्रूफ के रूप में बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। नंबर 4 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 क्वेश्चन हम लाए हैं। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम फिर से इस क्वेश्चन पर आएंगे। अभी इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि आप पढ़े ही नहीं तो कैसे देखेंगे। और पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें से कितना क्वेश्चन हम आज के सोर्स से बना पाते हैं, जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी कि मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आज ये जितना हम बताते हैं इसको अगर याद कर लीजिएगा तो 99% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आता है इस क्षेत्र से तो आप बना लीजिएगा। उसी तरह जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए, खास करके बिहार एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिएवल भी आएगा, मॉडर्न भी आएगा। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं तो शायद ही क्वेश्चन रहे जो छूटेगा। इसलिए थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम लगे तो हमें उसके लिए जरूर आप उसको ध्यान में रखिएगा कि आपका ही भलाई हो रहा है अगर थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा रहे हैं तब। ठीक है, शुरू करते हैं। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये हार्ड चैप्टर है। हम इस तरह से बताएंगे कि मैक्सिमम चीज 90% चीज आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, बस आपको एक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। आइए पहले देखते हैं क्या नेचर थी मौर्यन स्टेट की। अब आप जान रहे हैं कि हम लोग कब की बात कर रहे हैं। हम लोग मौर्यन एम्पायर यानी कि 321 बीसी में बना, 184 बीसी तक रहा, उतना पीछे का बात कर रहे हैं। यानी इस समय जो भी था क्या था, किंग ही था। इसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज थी नहीं, रिपब्लिक भले थी तो वो तो दूसरे की बात है। मगध में तो राजपाट चलता था, राजशाही चलता था, तो किंग की बात हो रही है। यानी मौर्यन स्टेट कैसा रहेगा, हाईली सेंट्रलाइज्ड। मतलब कि अगर ये मौर्यन एम्पायर है तो सारा पावर किसके पास है, जो कैपिटल में बैठा हुआ राजा है यही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा बहुत पावर जो प्रोविंसेस, आगे देखेंगे प्रोविंसेस जो है उसमें जो राजकुमार है उनके पास भी कुछ पावर है, लेकिन मैक्सिमम पावर तो किंग के पास ही है ना। इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। और अगर पावर राजा से लेके दूसरे जगह दे दिया जाए तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सो मोस्ट पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ द किंग। ऑफिसर्स वर्क अंडर द डायरेक्ट रॉयल कंट्रोल। जो राजा बोलेगा उसी का बात मानना पड़ेगा। द किंग वाज सीन एज द गार्डियन ऑफ पीपल। राजा को कैसा दिखा जाता था, गार्डियन ऑफ पीपल, यानी कि जनता की गार्डियन के रूप में, जनता के पिता के रूप में। जब आप अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा धम्म पॉलिसी में, तो उन्होंने जो उड़ीसा के क्षेत्र में, जो कलिंग के क्षेत्र में रॉक एडिक्ट्स मिला है उसमें बोला है भी कि ऑल मेन आर माय चिल्ड्रेन, कि जितने भी लोग हैं वो सभी अशोक के क्या है, चिल्ड्रेन के समान है। यानी राजा क्या है, गार्डियन ऑफ पीपल है। इसी को कहते हैं पेरेंटल डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म बिकॉज देयर इज नो डेमोक्रेसी, डिस्पोटिज्म बिकॉज देयर इज किंगशिप, डिस्पोटिज्म बिकॉज द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द किंग ओनली। तो डेस्पोटिज्म मतलब कि एक के हाथ में है राज्य, इसलिए इसको डेस्पोटिज्म कहते हैं। लेकिन पेरेंटल क्यों, क्योंकि वो राजा पिता की तरह व्यवहार करता है, वो राजा अच्छे लोगों की तरह व्यवहार करता है, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तरह व्यवहार नहीं करता, इसलिए इसको पैटर्नल डेस्पोटिज्म कहते हैं। यानी राजा जब बढ़िया बर्ताव करे तो पैटर्नल डेस्पोटिज्म हो जाता है। स्ट्रिक्ट था पर वेलफेयर ओरिएंटेड रूल था। राजपाट तो स्ट्रिक्ट थी, कानून से ही चलते थे, पर लोगों का भलाई के लिए काम किया जाता था। अभी के जैसा नहीं था कि हम राजा बने, मंत्री बने तो हमें सिर्फ करप्शन करना है, लोगों की भलाई नहीं करना है। इसलिए कौटिल्य ने राजा को क्या कहा है, धर्म प्रवर्तक। क्या कहा है, धर्म प्रवर्तक, मतलब प्रमोटर ऑफ सोशल ऑर्डर। धर्म का मतलब यहाँ सोशल ऑर्डर से है, जो सामाजिक ढांचा है उसको प्रमोट करने वाला, उसको प्रोटेक्ट करने वाला, धर्म प्रवर्तक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य के हिसाब से राजा को क्या कहा गया है, तो राजा को धर्म प्रवर्तक कहा गया है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें तो कुछ याद नहीं करना है। एक चीज जो है कि कौटिल्य ने एक थ्योरी दिया था जिसे कहते हैं सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी इसको 7 लिम्स थ्योरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। और कौटिल्य का किताब का नाम आप जानते होंगे, पहले आप कौटिल्य का नाम ही जानते होंगे कि कौटिल्य का ही नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का ही नाम क्या था, चाणक्य था। और यही चाणक्य नीति में से एक नीति क्या है, एक नीति है सप्तांग थ्योरी। ये जो चाणक्य हैं इन्होंने किताब लिखा क्या, अर्थशास्त्र। अब अगर आप किताब का नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अर्थशास्त्र अर्थ पर किताब है, यानी कि इकोनॉमी पर है, लेकिन नहीं, ये था स्टेट क्राफ्ट पर। स्टेट क्राफ्ट मतलब एक राजा को कैसे रूल करना चाहिए,
जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दुश्मन या दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। यानी अगर ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर कंट्री है तो इस दोनों में दुश्मनी होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कंट्री है, दुश्मनी होगी, तो इंडिया का दोस्त क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया। इसे ये थ्योरी कहाँ दिया गया है? अर्थशास्त्र में दिया गया है। यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमी से कम डील करती है, स्टेट क्राफ्ट से ज्यादा डील करती है, राजपाट से ज्यादा डील करती है। कैसे एक राजा को एडमिनिस्टर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उस पर डील करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हमने इस पर बात किया, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन रहता है और बीपीएससी ने पूछ दिया था कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया क्या एक इकोनॉमिक की बुक है? तो नहीं, वैसी बात नहीं है। आइए सप्तांग थ्योरी पर जाते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि एक स्टेट का 7 अंग होते हैं। एक जो राज्य है, अभी आप शायद जानते होंगे कि स्टेट जो अभी है उसमें 4 ही कंपोनेंट है स्टेट का। इस पे अभी नहीं जाते, ये पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि स्टेट का 4 ही कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग पीपल, एरिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल द जो सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है। तो लेकिन जो चाणक्य थे उस समय उन्होंने बताया था कि जो स्टेट है ये इसके 7 अंग होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? सप्त अंग। तो कौटिल्य कंपेयर्ड द स्टेट टू ए लिविंग बॉडी, एक लिविंग बॉडी की तरह कंपेयर करते हैं। और स्टेट सर्वाइव्स ओनली व्हेन ऑल पार्ट्स आर स्ट्रांग। जैसे कि हमारा शरीर का अगर पैर विकलांग हो जाए तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगी हमारी एफिशिएंसी में, हाथ अगर खराब हो जाए तो एफिशिएंसी में दिक्कत होगी, आंखें खराब हो जाए तो एफिशिएंसी में दिक्कत होगी। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो सप्तंग में 7 अंग मजबूत रहेगा तो वो स्टेट मजबूत रहेगा। आप इसको याद कर सकते हैं, सैड, कम, ज्यादा। जैसे पूछता है ना क्या आप सैड है, तो आप बोल सकते हैं सैड तो हर व्यक्ति है, कोई कम है कोई ज्यादा है। बस ध्यान रखना है, सैड तो सैड है, कम मतलब केएम है और ज्यादा मतलब जेडी है। आगे देखते हैं। पहला जो एलिमेंट है सप्तांग में, 7 अंग होना चाहिए स्टेट का। पहला जो अंग है वो है स्वामी। स्वामी मतलब किंग, ये पहला एक अंग है। ये मेन डिसीजन मेकर है, फाइनल अथॉरिटी इसी के पास रहता है, इसलिए ये सही होना जरूरी है। अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो पूरा राज्य क्या हो जाएगा? क्योंकि मेन डिसीजन लेता है, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे है अमात्य। अमात्य मतलब जो मिनिस्टर हैं, ये एडवाइजर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इसका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे आज के आईएएस ऑफिसर टाइप के अच्छा नहीं रहेंगे, मंत्रीगण अच्छा नहीं रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्टर करते हैं तो पूरा राजा भी क्या हो जाएगा? राज्य भी चौपट हो जाएगा। तो पहला अंग क्या हुआ? स्वामी। हमें याद क्या करना है? सैड, कम, ज्यादा। तो पहला क्या है? स्वामी। दूसरा है अमात्या। तीसरा है डी से दुर्ग। दुर्ग मतलब होता है फोर्ट, जो मिलिट्री और पॉलिटिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पहले अगर राजधानी रहती थी तो चारों तरफ एक फोर्ट, एक किलेबंदी किया जाता था सुरक्षा के लिए। तो ये है तीसरा, जिसे हम कहते हैं दुर्ग या फोर्ट। फोर्ट नहीं, फोर्ट, शायद बोलने में मिस्टेक हुआ होगा। तो फोर्ट मतलब जो किलाबंदी किया, जैसे रेड फोर्ट आपने देखा होगा, तो राजा अंदर रहता था तो चारों तरफ से किलाबंदी किया गया, ताकि कोई भी अगर दुश्मन आए तो एंट्री नहीं कर सके। फिर कौन है? फिर है के। के से क्या है? के से है कोष। जिस राज्य की कोष यानी राजकोष यानी पैसा ही कम होगा, ट्रेजरी ही कमजोर रहेगा, तो वो क्या है? फंड नहीं कर पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे अभी ही भारत का क्या है? यूनियन बजट निकला है, तो बजट क्या है? यही ट्रेजरी को दिखाता है, कितना पैसा आएगा और उसको कैसे खर्च किया जाएगा। जिस देश के पास ज्यादा पैसा है वो रक्षा में भी ज्यादा पैसा यूज करेगा, और उसकी मिलिट्री मजबूत रहेगी तो उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो ये है के से। फिर एम से क्या है? एम से है मित्र, यानी कि एलाइज। जैसे इंडिया है, तो अगर इंडिया को ईयू से सपोर्ट नहीं मिलता, अगर इंडिया को फ्रांस, रसिया, नेपाल, भूटान शायद बेहतर रहेगा, हालांकि छोटा देश है, तो इस तरह के, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह के अगर एलाइज नहीं रहे तो क्या होगा? चाइना के खिलाफ अगर चाइना का मनोबल बढ़ जाएगा, दूसरे देशों का मनोबल बढ़ जाएगा, कभी भी अटैक कर सकता है, या अमेरिका ही ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा। सो एक है मित्र, जो हमारे एलाय है, फ्रेंडली स्टेट है, ये एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं और ये दुश्मन को डेटर करते हैं कि वो हम पर अटैक ना करे। फिर एक कौन है? बल। बल मतलब फोर्स यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ। हमारा खुद का अगर मिलिट्री मजबूत रहेगा तभी प्रोटेक्ट कर पाएगा एम्पायर को, और डिसिप्लिन मेंटेन होगा एम्पायर के अंदर। और जो लास्ट बच गया वो है जनपद। जनपद मतलब टेरिटरी और पीपल, जनता। और जो पूरा अगर बड़ा टेरिटरी रहेगा, किसी राज्य का बहुत बड़ा एरिया उसके अंदर आता है, तो वो क्या होगा? ज्यादा उससे पैसा आएगा, टैक्स होगा। जनता अगर ज्यादा प्रोडक्टिव है, जैसे जापान, छोटे से देश है पर जनता प्रोडक्टिव है तो ज्यादा मजबूत है। जैसे कि अमेरिका, वहां पर टेरिटरी बहुत बड़ा है, या रसिया टेरिटरी बहुत बड़ा है, तो उससे भी फायदा होगा। तो इस तरह से सप्तंग के बारे में आपने पढ़ा कि सप्तंग क्या है? सैड, कम, ज्यादा। एस से क्या हुआ? स्वामी यानी राजा एक अंग है। ए से क्या हुआ? अमात्या यानी जो मिनिस्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक अंग है। डी से क्या हुआ? दुर्ग यानी फोर्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए, किलेबंदी बढ़िया होना चाहिए।
के से क्या है, कोष यानी ट्रेजरी बढ़िया होना चाहिए, जब तक राजकोष बढ़िया नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और एम से क्या है, मित्र, हमारे जो एलाय हैं वो भी मजबूत होना चाहिए। जे से क्या है, जनपद, जनपद क्या है, जनपद क्या है, जनपद मतलब जो पीपल है, पीपल प्लस टेरिटरी, ये भी ज्यादा होना चाहिए। और एक डी नहीं शायद बी था, तो ये बल हो जाएगा यानी कि आर्मी हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा शायद चेंज होगा, क्या होगा, सब, सैड नहीं सब कर दीजिए, सब कम ज्यादा, यानी सब लोग थोड़ा कम या ज्यादा सैड ही रहता है, इस तरह से याद कर सकते हैं। एस से स्वामी, ए से अमत्या, बी से बल मतलब कि सेना हो जाएगा, के से कोष, एम से जो मित्र है, जे से जनपद और डी से दुर्ग। आप इसको देख लीजिएगा, उतना मुश्किल चीज नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर याद हो जाता है तो आप इसको आंसर में भी लिख सकते हैं, प्री में तो पूछ ही सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो राजा है, राजा को सपोर्ट करने के लिए क्या है, मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। उसी तरह आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्री का क्या काम था, तो मंत्री का क्या काम था, राजा को सलाह देने का। फिर पुरोहित रहते थे, पुरोहित क्या है, चीफ प्रीस्ट है। सेनापति कौन है, आर्मी चीफ है। युवराज कौन है, क्राउन प्रिंस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया हुआ है भी पीछे का कोई एग्जाम में, कि आप मैच ऑफ द फॉलोइंग कीजिए कि पुरोहित मतलब आप क्या समझते हैं, तो ये क्या है, चीफ प्रीस्ट है। सेनापति मतलब आप क्या समझते हैं, ये क्या है, आर्मी चीफ है। युवराज मतलब आप क्या समझते हैं, क्राउन प्रिंस है। तो ये सब इंपोर्टेंट पोजीशन था, जो सबसे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इतना बड़ा इंडिया से भी बड़ा क्षेत्र उस समय थी, तो इंडिया से भी, इंडिया में अभी कितने महत्वपूर्ण पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं, तो उस समय भी जो महत्वपूर्ण पोजीशन था वो कौन थे, किंग तो थे ही, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, आपको याद रखना। और याद क्या इसमें करना है, मंत्री मतलब आप नहीं जानते मंत्री का क्या काम होता है, क्या आप सेनापति का मतलब, पुरोहित का मतलब और युवराज का मतलब नहीं जानते, सब जानते हैं। तो किंग का क्या काम था, फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। मंत्री का काम चीफ पॉलिसी एडवाइजर थे, जैसे अभी जयशंकर हो गए, ये एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, हालांकि कंप्लीटली कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। पुरोहित मतलब रिलीजियस एंड मोरल गाइड है। सेनापति मिलिट्री कमांडर है। युवराज मतलब जो सक्सेसर है, आने वाले हैं। ये तो हो गए सबसे ऊपर, क्या हो गए, किंग। और इसके बाद यहीं पर मंत्री, मंत्री और फिर सेनापति, सेनापति, पुरोहित और युवराज। ये तो हो गया एकदम कोटरी, जिसको कहते हैं ना कि एकदम ग्रुप, जो क्लोज ग्रुप बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट आज के जमाना में जिसे कहा जाता है, तो उस तरह हो गया। उसके नीचे जो थे उसे तीर्थ कहते हैं, यानी ये किंग और ये जो चार हमने लिखा, इसके नीचे का जो ऑफिसर्स हैं, इसे हम लोग क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे, तीर्थास, तीर्थास। जो टॉप ऑफिसर्स हैं तीर्थास थे। ये हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं। उनके बाद किनके बाद, किंग, मंत्री और फिर कौन थे, पुरोहित, सेनापति और राजकुमार यानी जो सक्सेसर हैं, युवराज जो हैं। इनके बाद अगर ऑफिसर्स में जो सबसे बड़े हैं वो हैं तीर्थास, हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं। इनके 18 नंबर थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्यन एम्पायर में तीर्थाज की संख्या कितनी बताई गई है, तो 18 बताई गई है। दे कंट्रोल्ड की डिपार्टमेंट, ये की डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते थे, क्योंकि 18 सबसे महत्वपूर्ण है, तो 18 मजबूत मजबूत डिपार्टमेंट को पकड़ लीजिए, उसको ये हैंडल करते थे। और ये डायरेक्टली राजा को रिपोर्ट करते थे, क्योंकि ये सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं, तो इसके बाद क्या है, राजा ही हैं। क्या करना है, तो ये राजा को रिपोर्ट करते थे। अगले है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कुछ नहीं था, ये राजा है और इनको जो एडवाइस करने वाला, जिसमें पुरोहित भी रहेंगे, सेनापति भी रहेंगे, जिसमें युवराज भी रहेंगे, युवराज भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, तीर्थ भी रहेंगे। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स इनको सपोर्ट करते थे वो मंत्री परिषद है। ये नीचे के ऑफिसर्स का नाम नहीं है, ये कोई एक जो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। ये मंत्री परिषद मतलब ओवरऑल जो लोग सपोर्ट करते थे, जो एडवाइस करते थे, एडवाइजरी बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे, पॉलिसी और गवर्नेंस में। और किंग एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि उस समय राजा का ही राज होता था। उसका मन होगा तो एक्सेप्ट करेगा, ना मन होगा तो रिजेक्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर किंग है, जो कि जो मर्जी होगा वो करेंगे। लेकिन इनके जस्ट नीचे क्या थे, इनके जस्ट नीचे पुरोहित है, इनके जस्ट नीचे मंत्री हैं। यही मंत्री क्या बनाएंगे, मंत्री के यही ग्रुप को मंत्री परिषद कह देंगे, जो राजा को एडवाइस करेगा। तो ये मंत्री हो गए। फिर सेनापति हो गए, सेनापति हो गए। और फिर एक और कौन थे, युवराज हो गए, ये थे। मंत्री के ग्रुप को क्या कहेंगे, मंत्री परिषद, जिनका काम एडवाइस होगा। उसमें पुरोहित भी आ सकता है, कभी सेनापति भी आएगा, अकॉर्डिंग टू द नीड। इसके नीचे जो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल है और जिनकी 18 नंबर थी, उनकी क्या, उनको क्या बोलते हैं, उनको तीर्थाज बोलते हैं। और ये तीर्थाज क्या थे, 18 में संख्या में थे। और ये हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेंगे, किंग को। इसके जस्ट नीचे जो रहते थे उसको कहते हैं अध्यक्ष, यानी कि तीर्था से जूनियर थे, और इनको क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। ये उतने बड़े डिपार्टमेंट का हेड नहीं थे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट का हेड थे, और इनको अध्यक्ष कहते थे। इनकी संख्या 27 थी,
तो सबसे ऊपर राजा, फिर पुरोहित, मंत्री, सेनापति, युवराज, फिर तीर्थाज और अब क्या आ गए अध्यक्ष। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, जो राजधानी में रहते हैं, ठीक है ना। तो सुपरिंटेंडेंट सिस्टम या अध्यक्ष थे। मौर्यन इकोनॉमी स्टेट सुपरवाइज्ड थी। जैसे देखिए कुछ अध्यक्ष का नाम याद रखना है आपको। पहला है पान्या पान्य पान्य अध्यक्ष। पान्य मतलब क्या होता है? ट्रेड। आपको मालूम होगा ना, पान्य मतलब ट्रेड होता है। नहीं मालूम था तो आप जान लीजिए कि संस्कृत वर्ड है पान्य, जिसका मतलब ट्रेड होता है। बस इतना ही याद रखना है। पान्य अध्यक्ष क्या करते थे? ट्रेड, बाइंग और सेलिंग, ट्रेड में यही होता है ना। फिर कौन है? समस्त समस्त अध्यक्ष। मार्केट को कंट्रोल करने वाला को क्या कहते थे? समस्त अध्यक्ष। आपको याद रखना है, समस्त अध्यक्ष मतलब मार्केट को कंट्रोल, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है पौतवा अध्यक्ष, जो वेट को मेजर करते थे उसको पौतवा कहते थे। दो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पान्य वाला तो इजी है कि पान्य का मतलब ही ट्रेड होता है, याद हो जाएगा आपको, पान्य मतलब ट्रेड। एक ये समस्ता अध्यक्ष याद रखना है मार्केट, और पौतवा अध्यक्ष याद रखना है वेट। बाकी सब इजी है। देखिए क्या है, नाव अध्यक्ष तो किसको हैंडल करेंगे? बोट को। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क मतलब क्या होता है? टोल्स। शुल्क मतलब जो कस्टम ड्यूटी होते हैं ना, उसको शुल्क कहते हैं। आगे टैक्स में भी देखेंगे कि एक तरीका का टैक्स शुल्क था, और शुल्क को टोल्स कहते हैं। तो ये शुल्क अध्यक्ष मतलब क्या है? टोल्स लेने वाला। सीता अध्यक्ष, सीता किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आपको याद रखना है कि जो रॉयल फार्म्स थी, रॉयल फार्म्स मतलब जैसे मान लीजिए मौर्यन एम्पायर है, तो ये एरिया किसी को दिया गया है, जैसे सूबेदार को दिया गया है, जो सूबे में रहता है ना। इस समय तो उसका नाम अलग था, पर मान लीजिए कि ये राज्य है, स्टेट है, और यहाँ जैसे अभी चीफ मिनिस्टर है वैसे कोई रहता था। तो ये डायरेक्ट स्टेट के अंदर नहीं आया, डायरेक्ट रॉयल या राजा के अंदर नहीं आया। तो जो राजा के अंदर डायरेक्टली एरिया आती थी, जहां से उनको डायरेक्टली रेवेन्यू मिलता था, जहां पर राजा का कंट्रोल यही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता था, उसको हम लोग सीता कहते थे। तो सीता किससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है? बीपीएससी में ही, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो सीता मतलब क्या हुआ? सीता मतलब हुआ रॉयल लैंड, और उसका अध्यक्ष मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड अध्यक्ष है। फिर है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, आकाश पाताल अध्यक्ष। आकाश पाताल एक कर दे किसके लिए? अकाउंट्स के लिए, यानी अकाउंट्स बनाने के लिए कि कहां पर कितना खर्चा हुआ, कहाँ कितना रेवेन्यू आया, इसके लिए क्या है? आकाश पाताल अध्यक्ष। इंटरेस्टिंग नाम है ना। अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। फिर है पत्तन अध्यक्ष। अब इसमें क्या दिक्कत है? आप विशाखापत्तनम का नाम सुने ना, तो वो क्या है? विशाखापत्तनम एक पोर्ट है ना, वो पत्तन जो वर्ड है ये क्या बताता है? ये पोर्ट का ही नाम है पत्तन। विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम ऐसा नाम है ना, वो पट्टनम रखा गया, लेकिन पट्टन मतलब क्या होता है? पोर्ट होता है। तो पट्टन अध्यक्ष मतलब पोर्ट को कंट्रोल करने वाला। फिर है देवता अध्यक्ष। देवता मतलब क्या हुआ? भगवान। तो टेम्पल्स को देख रेख करने वाले को क्या कहते थे? देवता अध्यक्ष कहते थे। कितना सिंपल है। फिर देखिए है लक्षण अध्यक्ष, जो मिंट करते थे, जो कॉइन्स, जो सिक्का होता है उसको करने वाले को लक्षण अध्यक्ष कहते थे। याद रखना है, लक्षण अध्यक्ष। तो इसमें मैक्सिमम चीज आपको याद ही होगा, एक दो चीज अलग हो सकता है जो आपको पता नहीं होगा, उसको आपको देख लेना है। और जो नहीं याद होता है वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, जिसको कि हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आंसर कर सके। तो पान्य अध्यक्ष ये पूछ सकता है। पान्य का मतलब होता है ट्रेड। समस्त मतलब मार्केट, पूरा समस्त मार्केट को कंट्रोल करता था, इसलिए समस्त अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष मतलब वेट से रिलेटेड था, पौतवा अध्यक्ष। नाव मतलब बोट्स, शुल्क मतलब टोल्स, सीता मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आकाश पताल मतलब अकाउंट्स, पट्टन मतलब पोर्ट्स, देवता मतलब टेम्पल्स। आपको याद रखना है। और लक्षण मतलब मिंट। आगे बढ़ते हैं। आगे है एस्पियोनाज सिस्टम। एस्पियोनाज मतलब क्या होता है? जो स्पाई की तंत्र थी। आपने धुरंधर फिल्म मूवी देखा होगा जो आया है, तो वो क्या है? एस्पियोनाज पर बेस्ड है, उसी को एस्पियोनाज बोलते हैं। जो स्पाई सिस्टम है वो देश के अंदर भी स्पाई हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। तो मौर्यन सिस्टम में भी एडवांस्ड स्पाई सिस्टम था। इसमें जो दो तरीके के स्पाई थे जो इंपॉर्टेंट है, एक को संस्था कहते थे और एक को संचारी कहते थे। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, कोई उपाय नहीं है। नाम सही दिख रहा है क्या? संस्था। संस्था मतलब कोई भी संस्था आप गए, संस्था मतलब इंस्टीट्यूट होता है ना आज के शब्द में, तो वो एक जगह स्थिर रहता है। तो संस्था मतलब स्टेशनरी स्पाई होता है, जो स्पाई एक ही जगह, जैसे मान लीजिए कि किसी मंत्री के घर में स्पाई करना है, तो ये मंत्री के घर के पास क्या रहेगा? स्टेशन रहेगा। या मान लीजिए किसी को पटना में ही स्पाई करना है, तो वो पटना में स्टेशन रहेगा। तो ऐसे स्पाई को क्या कहेंगे? संस्था स्पाई। और दूसरे हुए जो घूम घूम के, चारों तरफ घूम घूम के स्पाई करते थे, उसको संचारी स्पाई कहते थे। तो संचारी मतलब मोबाइल स्पाई, मतलब जो घूम घूम के स्पाइंग करते हैं। जैसे कि हमारे वो थे जो गए थे वहां पाकिस्तान में,
तो वो क्या थे, संचरी स्पाई, घूम घूम के करते थे। स्पाई किस फॉर्म में रहते थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि कभी साधु बन के स्पाइंग करते थे, कभी बेगर बन के स्पाइंग करते थे, कभी ट्रेवलर्स बन के, कभी स्टूडेंट्स बन के, कभी हाउस होल्ड्स बन के, कभी विष कन्या के रूप में, यानी कि विष कन्या के रूप में भी स्पाई, जैसे अभी हनी ट्रैप सुने होंगे कि जो लड़कियां होती है स्पाई में वो फंसा लेती है और फिर उसको मर्डर भी कर दिया जाता है, तो विष कन्या के रूप में भी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि स्पाई का जो ऑफिसर्स थे, स्पाई का जो चीफ थे, उसको महामत्या पसर्प कहते थे। आपको याद रखना था, पसर्प, पसर्प मतलब क्या हुआ, जो स्पाई का चीफ है उसको स्पाई, उसको पसर्प कहेंगे, और क्योंकि ऑफिसर थे तो इसलिए महामत्या, महामत्या मतलब यहाँ ऑफिसर हुआ, तो पसर्प मतलब क्या हुआ, स्पाई के चीफ, स्पाई के चीफ को क्या कहेंगे, पसर्प। और जो सीक्रेट एजेंट्स थे, जो स्वयं स्पाई थे, उसको गुड पुरुष कहते थे, गुड़ पुरुष। जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत गुड़ रहस्य है, गुड़ रहस्य आपने सुना होगा, मतलब कि गहरा रहस्य, मतलब छुपा हुआ रहस्य। तो जो व्यक्ति छुपा हुआ है उसी कहते हैं स्पाई कहेंगे, तो इसलिए उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, गुड़ पुरुष। और जो स्पाई का चीफ हैं, जो हेड हैं, अजीत डोभाल हैं पहले जो थे ऑब्वियसली, तो वो पसर्प कहलाएंगे। ठीक है, आते हैं लॉ एंड जस्टिस सिस्टम पर। राजा क्या था, हाईएस्ट जज था। कोई भी जज, मान लीजिए आपको फांसी की सजा सुना दिया, लेकिन राजा कह देगा तो छोड़ देगा। जज आपको बोला कि ये निर्दोष है, लेकिन राजा कहेगा फांसी की सजा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उतने हार्श नहीं होते थे। राजा को हमने ऊपर ही देखा कि वो पिता के समान रहते थे, अच्छे से प्रशासन करते थे, बेनेवलेंट रहते थे, इसलिए दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर एक है, दो तरीका का कोर्ट था। एक कोर्ट था धर्मास्थिया, धर्म से जुटा हुआ था, जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं। अभी भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट आप जानते होंगे। सिविल कोर्ट किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी, फैमिली डिस्प्यूट, जब आप मैरिज से कोई समस्या होता है तो कहा जाता है सिविल कोर्ट में। डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ बात है तो कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में। इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ बात है तो कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में, है ना। या फिर इससे और क्या रिलेटेड हो सकता है, जो बच्चा का होता है ना गार्जियनशिप, उससे रिलेटेड कुछ होगा तो कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में। और क्रिमिनल कोर्ट क्या है, क्राइम कर दिया, फ्रॉड कर दिया, हत्या कर दिया, तो ये सब क्रिमिनल कोर्ट में आता है। तो उस समय जो सिविल कोर्ट थी उसको धर्मास्थिया कहते हैं। आपको सिंपली वर्ड धर्म याद रखना है कि धर्म से मतलब सिविल कोर्ट था। धर्म थोड़ा अच्छा हुआ ना, धर्म से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको सिविल कोर्ट कहते थे। और कंटक शोधन है, नाम ही कैसा है, कंटक शोधन, तो ये क्रिमिनल कोर्ट है। क्रिमिनल कोर्ट जाइएगा, शोध लेगा ना, कंटक शोधन है, तो नाम से ही टफनेस दिख रहा है ना, कंटक शोधन, तो ये क्रिमिनल कोर्ट थी। और जो धर्म से रिलेटेड थी, धर्म स्थानीय, वो सिविल कोर्ट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कैसा थी, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फेंट्री डिवीजन थी, कैवेलरी डिवीजन थी, चैरियट्स डिवीजन थी, एलिफेंट्स डिवीजन थी। आपको इसमें कुछ नहीं समझना है, क्या समझना है, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना है उसको इन्फेंट्री कहते हैं, फुट सोल्जर्स। कैवेलरी मतलब जो घोड़ा पर चलता है उसको कैवेलरी कहते हैं। चैरियट्स मतलब जो रथ पर चलता है, चैरियट्स कहते हैं। एलिफेंट्स मतलब हाथी पर चलता है, उसको एलिफेंट वाली कहते हैं। तो जो ये सेना थी वो चार में डिवाइड थी। कहीं कहीं पर बोट वाला भी दे सकता है, जो ऊपर हम लोग देखे थे ना, बोट वाला नाव अध्यक्ष, तो वो बोट वाला को संभालते थे। पर ऐसे जनरली चार पार्ट में बांटते थे। कौन, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, जैसे अभी भी आर्मी है तो इन्फेंट्री है। दूसरे, अश्व पर चलने वाले को क्या कहते हैं, चैरियट। क्या है, चैरियट किसको कहते हैं, रथ वाला को। और कैवेलरी किसको कहते हैं, जो हॉर्स पर चलते हैं। एक रथ हुआ, एक डायरेक्ट हॉर्स के पीठ पर बैठे हुए हैं, तो उसको कैवेलरी कहेंगे। और एलिफेंट है। अब देखिए इसका नाम देखिए, जो इन्फेंट्री है उसका नाम है पत्याध्यक्ष। इसके हेड को, इन्फेंट्री के हेड को क्या नाम है, पत्याध्यक्ष। बस एक आपको याद रखना है, पत्याध्यक्ष। जो पैदल चलता है तो पी से पैदल, पी से पत्याध्यक्ष, तो पैदल चलने वाले का पत्याध्यक्ष है। घोड़ा पर चलने वाला का क्या होगा, अश्व अध्यक्ष। रथ पर चलने वाला का क्या होगा, रथ अध्यक्ष। एलिफेंट पर चलने वाला का क्या होगा, हस्ते अध्यक्ष। हाथी को हस्ते बोलते हैं ना, तो ये ऐसा था। अब आइए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमको क्या याद रखना है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर थी, उस एम्पायर का नाम क्या था, मौर्यन एम्पायर। और ये मौर्यन एम्पायर में पूरा प्रशासन कौन संभालता था, किंग। किंग संभालता था। तो सेंटर में कौन है, किंग है। और किंग को सपोर्ट करने वाला जितना ऊपर में अभी ऑफिसर्स का नाम पढ़े, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो पुरोहित हो, युवराज हो, तीर्थाज हो, अध्यक्षाज हो, इन्फेंट्री, ये सब वो किंग के अंदर थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। अब ये पूरे एम्पायर को कुछ प्रोविंस में बांट दिया था, इस तरह से प्रोविंस में बांट दिया था, यानी कि राज्य में बांट दिया। जैसे अभी देश है और फिर राज्य है, जिस तरह देश का जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उस तरह वो किंग के सपोर्ट में थे, और जो राज्य में है उसको क्या कहेंगे, प्रोविंस में थे। प्रोविंस को भी बांट गया था मंडल में, मंडल को बांट दिया अहर में, स्थानीय में, द्रोणमुख में, खारवातिक में, संघराना में और विलेज में। आपको इतना याद नहीं रखना है, आप सिर्फ याद रखिए कि सेंटर थी, सेंटर के नीचे प्रोविंस। आप बहुत याद करना चाहते हैं तो आप अहर याद रख लीजिए डिस्ट्रिक्ट, या ये भी छोड़ सकते हैं,
डायरेक्टली सेंटर डिवाइडेड थी प्रोविंस में और फिर विलेज में, बहुत नीचे। जो सेंटर थी यानी पूरा एम्पायर थी वो किस में बटा हुआ था, प्रोविंस में। तो यहाँ पर कितने तरह का प्रोविंस थे, 5 प्रोविंस। कौन कौन, उत्तर प्रथा, अवंती प्रथा, दक्षिण प्रथा, मगध और कलिंग, ये 5 राज्य थे। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी देश में 28 राज्य है, तो उस समय जो मौर्यन एम्पायर थे उसमें 5 राज्य थे। उत्तर प्रथा मतलब नॉर्दर्न जो पार्ट थी, या उत्तर पथ मतलब नॉर्दर्न इंडिया जो थी, यानी कि जो गंगा का प्लेन है, सॉरी ये कौन थे, जैसे अगर ये एम्पायर है तो उत्तर प्रथा मतलब हुआ इस तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इसको क्या कहते थे, ये तो मगध ही कहलाएगा, मगध के रीजन में था। इधर क्या हो गया, कलिंग के रीजन। दक्षिण प्रथा मतलब साउथ इंडिया, दक्षिण प्रथा मतलब साउथ इंडिया, और इस तरफ उज्जैन वाला था। तो पहला कौन है, उत्तर प्रथा। अवंती प्रथा, अवंती हम देखे थे ना, उज्जैन थी कैपिटल। उत्तर प्रथा नॉर्थ वेस्ट में है तो कौन सा है, तक्षशिला। दक्षिण प्रथा साउथ में है तो कौन सा कैपिटल है, स्वर्णगिरी। मगध कहाँ था, सेंट्रल, यानी जो गंगा बिहार यूपी का है उसका कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्रा। कलिंग तोसाली या धौली इसका कैपिटल था, इसको भी आप याद रखिएगा कि जो कलिंग था उसका कैपिटल धौली या तोसाली भी लिखा हुआ रहता है, ज्यादा जगह तो तोसाली ही लिखा हुआ रहता है, तो ये भी याद रखना। यानी कि जो पूरा एम्पायर था वो 5 पार्ट में बटा हुआ था, 5 प्रोविंस में बटा हुआ था। उत्तर प्रथा मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसका की कैपिटल तक्षशिला थी। अवंती प्रथा मतलब जो मध्य प्रदेश की एरिया है, उज्जैन कैपिटल थी। दक्षिण प्रथा मतलब साउथ इंडिया, जो स्वर्णगिरी कैपिटल थी। मगध मतलब जो सेंट्रल इंडिया था, पाटलिपुत्र कैपिटल थी। और कलिंग को जो एनेक्स किया गया था वो तोसाली या धौली उसकी कैपिटल थी। यहाँ का जो हेड होते थे, यहाँ का जो प्रोविंस का हेड होते थे वो गवर्नर होते थे। और गवर्नर कौन होते थे, राजकुमार होते थे। तो कुमार ही इसके हेड होते थे, गवर्नर होते थे। तो इसलिए लिखा हुआ है गवर्नर कौन थे, कुमार यानी प्रिंसेस थे। जैसे हमने पढ़ा कि अशोक उज्जैन प्रोविंस के राजकुमार थे, जैसे हमने पढ़ा सुसीम तक्षशिला प्रोविंस के राजकुमार थे, पढ़े थे ना। आगे है डिस्ट्रिक्ट और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट का हेड था उसको प्रदेशिका कहते हैं। डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट के हेड थे या प्रदेशिका कौन थे, तो डिस्ट्रिक्ट के हेड थे। राजुका कौन थे, ये जुडिशियल और रेवेन्यू दोनों इसमें था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में कि राजुका कौन थे, ये जुडिशियल ऑफिसर थे। यानी जैसे अभी आप डीएम समझ सकते हैं या जो जज होते हैं, हालांकि इसमें रेवेन्यू वाला भी मैटर है इसलिए इसको आप डीएम से समझ सकते हैं कि राजुका अभी के डीएम के समान थे। प्रदेशिका पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड थे। स्थानिका किसको देखते थे, रेवेन्यू को देखते थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए ग्रामिका गांव के हेड को क्या कहते थे, ग्रामिका। ग्राम वृद्धा मतलब क्या हुआ, वृद्धा मतलब क्या होता है, वृद्धा पेंशन आपने सुना होगा, बुजुर्ग को वृद्धा कहते हैं। तो ग्राम के जो बुजुर्ग थे वो एडवाइस करते थे, एल्डर्स एडवाइस करते थे किसको, ग्रामिका को। और पंचायत क्या होता है, लोकल जस्टिस के लिए पंचायत था, अभी भी विलेज पंचायत है ना, जो छोटे मोटे काम हुआ तो उसको वहीं पर निपटा दिया जाएगा, केस उस करने की आवश्यकता, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेड है उसको क्या कहेंगे, प्रदेशिका। जो जुडिशियल और रेवेन्यू मैटर है, राजुका। रेवेन्यू से रिलेटेड ही सिर्फ जो है वो स्थानिका, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ग्राम का हेड को ग्रामिका, एल्डर्स के ग्रुप को ग्राम वृद्धा, और लोकल जस्टिस के लिए पंचायत थी। आगे बढ़ते हैं, अर्बन ऑफिसर में कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नगरिका थे ये सिटी का हेड थे। जैसे पाटलिपुत्र एक शहर थी तो उसके हेड कौन थे, नगरिका। नगर शब्द से बना है तो नगर के हेड को क्या कहते थे, नगरिका कहते थे। जेल के हेड को क्या कहते थे, बंधन बंधनगर अध्यक्ष। बंधन गृह मतलब क्या हुआ, बंदी बनाया हुआ का घर, यानी कि जो जेल के हेड थे वो क्या रहेगा, बंधनगर अध्यक्ष। सिंपल है ना, जेल में रह रहा है तो बंधन में रह रहा है ना, इसलिए बंधनगर अध्यक्ष। पुलिस को क्या बोलते थे, रक्षी, जो रक्षा करता है। इंडस्ट्री कैसा इंडस्ट्री, लोहा अध्यक्ष। तो लोहा मतलब क्या हुआ, लोहा अध्यक्ष से आप समझ सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पाटलिपुत्र था, एग्जैक्टली पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये किसमें दिया हुआ, ये इंडिका जो किताब है, इंडिका किताब किसने लिखा, ये मेगास्थनीज ने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। हालांकि इसकी सभी लोस्ट हो चुकी है, कुछ पन्ने बचे थे उसी को जोड़ के इंडिका बनाया गया है। मेगास्थनीज कौन थे, जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने लिखा है कि जो पाटलिपुत्र थी इसको प्रशासन संभालने के लिए 6 कमेटी थी और एक कमेटी में 5 मेंबर थे, यानी 30 व्यक्ति मिलकर पूरा पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। क्या है, 6 कमेटी थी। 6 कमेटी मतलब 6 एरिया, 6 ग्रुप कह दीजिए, एक कमेटी में 5 व्यक्ति है। तो मान लीजिए कमेटी नंबर 1 ट्रेड को देख रहा है, कमेटी नंबर 2 इंडस्ट्री को देख रहा है, कमेटी नंबर 3 टैक्स को देख रहा है, कमेटी नंबर 4 जो अतिथि हैं, जो फॉरेन से कोई आते हैं उनको देख रहा है। इस तरह से 6 कमेटी थे और सभी में 5-5 व्यक्ति थे जो संभालते थे। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब हम सिर्फ ऐसे ले आए कि 6 कमेटी में ट्रेड पर, इंडस्ट्री पर, टैक्स पर, फॉरेनर्स पर, ये सब पर कमेटी थी। सिंपली समझना है कि इंडिका जो किताब है हमारी उसमें दिया हुआ है, इंडिका किताब में क्या दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र में 6 कमेटी थी
और प्रत्येक कमेटी में 5 व्यक्ति थे, वही पूरा पाटलिपुत्र को संभालते थे। मौर्यन टैक्स सिस्टम कैसा था? बस आपको ऑफिसर का नाम याद रखना है। 2 ऑफिसर हैं, एक समहर्ता है और एक सन्निधत्ता है। आपने मूवी देखा होगा मुझसे शादी करोगी, उसमें रहता है सन्नी, विकेट सन्नी, अक्षय कुमार ने रोल किया है सन्नी, विकेट सन्नी। तो अगर आप सन्नी के हाथों क्या यहाँ पर दे दिया था, सन्नी के हाथों ही दे दिया था ट्रेजरी को गार्ड करने के लिए, यानी जो पूरा खजाना है, जो राजकोष है, राजकोष का गार्ड कौन करेगा? विकेट सन्नी। तो ये राजकोष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और मौर्यन एम्पायर का अंत हो जाएगा। ऐसे करके हम याद करने के लिए बता रहे हैं। तो सन्निधत्ता, उससे सन्नी से याद रखना है कि ये राजकोष को प्रोटेक्शन करता था। तो समहर्ता कौन थे? ये कैलकुलेट करते थे टैक्स को, एसएस कैलकुलेट और एसएस टैक्स, यानी ये जाके कलेक्ट करते थे, घूम घूम के कलेक्ट करते थे। और ये क्या करते थे? ये सिर्फ गार्ड करते थे, स्टोर करते थे। यानी जैसे मान लीजिए कि ये मौर्यन एम्पायर है, तो यहाँ से टैक्स आएगा, तो ये सब टैक्स यहाँ से कलेक्ट करके कौन लाएगा? ये लाएगा समहर्ता। यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके लाया, यहाँ से टैक्स कलेक्ट, सब जगह से टैक्स कलेक्ट करके कौन लाया? समहर्ता। और लाके यहाँ कैपिटल में रख दिया, इसका देख रेख कौन करेगा? सन्निधत्ता। सिंपल है, समझ गए होंगे। कुछ टैक्स का नाम आपको मालूम होना चाहिए, जैसे भाग, ये था लैंड रेवेन्यू, मेन लैंड रेवेन्यू जो था, जैसे जनरली 1/6 टू 1/4 लिया जाता था, यानी जितना भी आपका प्रोड्यूस हुआ है उसमें उसका कुछ भाग, यानी 1/6 या 1/4 राजा के पास जाएगा। इसको ही क्या कहते थे? भाग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाग, मौर्यन एम्पायर में भाग मतलब आप क्या समझते हैं? तो ये लैंड रेवेन्यू का एक भाग था, ये लैंड रेवेन्यू का प्रकार था। दूसरा बली था, बली, ये एक्स्ट्रा लेवी था, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एडिशनल टैक्स पेड बाय पीजेंट्स जब एक्स्ट्रा देते थे तो उसको बली कहते थे। शुल्क, शुल्क हमने ऊपर ही देखा, कस्टम ड्यूटी को शुल्क कहते थे, ठीक है ना। प्रवेश से, नाम क्या बता रहा है? प्रवेश। प्रवेश मतलब क्या होता है? एंटर करना। तो एंटर क्या करेगा? बाहर से जो वस्तुएं एंटर करेगी कैपिटल में, एंटर करेगी एम्पायर में, तो इम्पोर्ट टैक्स हो गया। तो इस तरह से आप सिर्फ वर्ड को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ना। जैसे क्या हमने पढ़ा? शुल्क, शुल्क मतलब क्या हुआ? कस्टम ड्यूटी, अभी भी शुल्क होता है ना, कस्टम ड्यूटी। बली मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। भाग यानी कि जो जमीन में जो प्रोड्यूस हुआ है उसका कुछ भाग लेगा, यानी ये मेन टैक्स हुआ, लैंड रेवेन्यू हुआ। बली एक्स्ट्रा लेवी हुआ। शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी हुआ, और प्रवेश मतलब एंटर कर रहा है तो इंपोर्ट टैक्स हुआ। टैक्स पेमेंट की क्या मेथड थी? अगर कैश में देते थे तो ऐसे टैक्स को हिरण्य कहते थे। ये आपको याद रहना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो कैश में दिया जाता था, जैसे कि पैसा में, गोल्ड में, इस सब में जो दिया जाता था, उसे हिरण्य कहते थे। जैसे आपके जमीन पर कुछ प्रोड्यूस हुआ और सरकार आपसे टैक्स मांगता है, तो आप पैसा में दे सकते हैं। आपने पैसा दिया 100 रुपया, तो उसको क्या कहेंगे? हिरण्य कहेंगे। अगर आपने काइंड में दिया कि ठीक है 5 मन धान हुआ है, 1 मन धान ले लो, तो उसे प्रतिकरा कहेंगे। प्रति में ही, प्रति मतलब कि जिस रूप में प्रोड्यूस हुआ है उसी रूप में टैक्स दीजिए, तो उसको प्रतिकरा कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है यूपीएससी में और बीपीएससी में भी, कि विस्ती क्या थी? विस्ती फोर्स्ड लेबर थी। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप अपना लेबर दे दीजिए। यानी ये जो फोर्स्ड लेबर थी, खास करके जो लोअर क्लास और स्लेव से कराई जाती थी, जैसे कि मान लीजिए कलिंग का युद्ध हुआ, उससे 60,000 जो स्लेव है उसको पकड़ के लाया, तो उससे कैसे काम कराएंगे? जबरदस्ती काम कराएंगे बिना पैसा का। तो जो फोर्स्ड लेबर था, इसको विस्ती कहते हैं। इस रूप में भी टैक्स दिया जा सकता था। तो ये ऊपर के एक जो हिरण्य है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब काइंड में टैक्स देते थे, यानी धान प्रोड्यूस हुआ तो धान में, गेहूं सॉरी हिरण्य जो है वो कैश में देते थे, यानी पैसा में देते थे, और जो विस्ती है ये फोर्स्ड लेबर थी। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, बस इतना ही है। अब अगर आपने इतने ध्यान से पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन भी बनना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आइए बनाते हैं। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये तो चलिए दूसरा ओरिएंटेशन से क्वेश्चन है। तो पहला इंडियन एम्पायर किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कनिष्क नहीं होगा, अशोक तो इसके बाद आया, समुद्रगुप्त तो बाद आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर है। Which official was responsible for collecting revenue in the Mauryan administration? क्या कह रहा है? कलेक्टिंग रेवेन्यू। हमने 2 पढ़ा, सन्नी का क्या काम था? सन्निधत्ता का क्या काम था? सन्निधत्ता सिर्फ देख रेख करेगा खजाना का, और दूसरा जो समहर्ता था, ये क्या करेगा? ये कलेक्ट करेगा। तो आंसर क्या हो गया? समहर्ता। इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सीता अध्यक्ष, सीता मतलब क्या बताया हमने? रॉयल जो लैंड थी, जो राजा की जमीन थी, उसको सीता कहते हैं। तो सीता अध्यक्ष किससे संबंधित थे? एग्रीकल्चर में टैक्स कलेक्ट करते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर किताब है? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट पर है। क्या ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है? इकोनॉमिक रिलेशन है? फॉरेन पॉलिसी नहीं है, स्टेट क्राफ्ट यानी राजपाट कैसे चलता है उस पर किताब है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रेवेन्यू वाज पेड इन कैश? कैश में कौन सा पे होता था? भाग, बली, ये तो टाइप हुआ ना, हिरण्य, ये सब क्या है? ये तो टाइप है भाग्य की। ये हुआ जो एग्रीकल्चरल टैक्स है, उसी को कहते थे भाग। लेकिन ये एग्रीकल्चरल टैक्स कैसे पे होगा? अगर कैश में पे होगा तो इसी को क्या कहेंगे? हिरण्य कहेंगे।
अगर ये लेबर में पे होगा तो उसको क्या कहेंगे, विस्ती कहेंगे, और यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बीच वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन, जो इंडिका किताब है, मेगास्थनीज ने जो इंडिका किताब लिखा, इसमें एक चर्चा किसके बारे में की है, पाटलिपुत्र के बारे में की है, कि पाटलिपुत्र में 6 कमेटी थी और उसमें हर एक कमेटी में 5 व्यक्ति रहते थे, इस तरह 30 व्यक्ति इसको देखरेख करते थे। दूसरा मेंशन है कि इसमें 7 क्लासेस था, यानी 7 प्रकार के लोग थे, जैसे स्लेव, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट, जैसे आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो इस तरह से 7 क्लास थे। हमने लाया नहीं क्योंकि उसका आवश्यकता नहीं था, पर ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिका है मेगास्थनीज का, इसमें दिया हुआ है कि मौर्यन एम्पायर के समय 7 क्लासेस थी। बाय व्हाट नेम द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मौर्यन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, शहर का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको क्या कहते हैं, क्या लोकल होगा, लोकल कुछ होता है, रीजनल कुछ होता है, गोप कुछ होता है, नगरिका, नगर वर्ड से बना हुआ है ना। द ऑफिशियल्स कॉल्ड रजुकास, रजुका ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, रजुका क्या थे, जुडिशियल ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर भी थे, पर इसका मेन काम ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर से था, तो रजुका वो थे। द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड फ्रॉम कुम्हरर साइट, जो कुम्हरर है यहाँ से क्या मिला है, पाटलिपुत्र का ही एंशिएंट पार्ट मिला है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र कौटिल्य, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार के, एक धर्म से रिलेटेड था, धर्मास्थिया, और दूसरा कंटक शोधन, तो क्या हो जाएगा 1 और 4, धर्मास्थिया, ये धर्मास्थिया किससे रिलेटेड था, धर्म मतलब सिविल कोर्ट से रिलेटेड, और कंटक शोधन नाम ही बता रहा है क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड, तो ये क्रिमिनल कोर्ट और ये सिविल कोर्ट, ये दोनों थे। Which among the following was the chief of intelligence department, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ क्या थे, याद है आपको, महामात्या, पसर्प, पसर्प बताया ना, सन्निधत्ता क्या था, ये तो टैक्स कलेक्ट करता था, नगरिका सिटी को करता था, और ये अदर ऑफिसियल्स था। तो इस तरह से देखिए कि आपसे लगभग हमें लगता है कि 11 क्वेश्चन था, तो कम से कम 10, 8, 9 बनना ही चाहिए, और अगर आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगी। और इसमें हमने सिर्फ इंपोर्टेंट बातों को इंक्लूड किया, ऐसे तो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते समय इतनी कंफ्यूजन होती है, इतनी सारी चीजें पढ़ने को है कि इसका कोई अंत नहीं है, पर हमने कोशिश की है कि आपको सिर्फ इंपोर्टेंट चीजों से अवगत कराया जाए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप किस एरिया में चाहते हैं कि वीडियो बने, किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरा सब्जेक्ट वो भी पढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच।